अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आखिर वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने बरमला अंदाज में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के में ये फैसला सामने आया कि पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड में तब्दीली किसी सूरत कबूल नहीं करेगी और ये बात इसीलिए यकीनी नजर आ रही थी कि CEC की मीटिंग से पहले ही पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी थी। और जाहिर है पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को अपनी बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर करती है। यही वजह है कि CEC मीटिंग के इस इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 की हिमायत जबकि सूबे के हिस्सों में कमी को मुस्तरद करते हैं। बिलावल भुट्टो का इस मुतालिक क्या कहना था, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। वैसे जो प्रपोजल्स आए हैं डेवोल्यूशन का, रिवर्सल का, उस प्रपोजल का हमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने के लिए तैयार नहीं है। आर्टिकल 243 इसका हमायत करें। बाकी जो पॉइंट्स है या वो पूरी तरह से मुस्तरद हुए हैं या हमारा गुफ्तगू उन पे कल कंटिन्यू होगा। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से NFC अवार्ड में तरमीम की मुखालिफत से हुकूमत को एक तरह से सियासी झटका तो लगा है और यही वजह है कि 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा जो आज मुमकिना तौर पर सेनेट में पेश होना था वो मुलतवी हो गया है और इसी के साथ साथ मुसवदे की मंजूरी से मुताल्लिक होने वाला वफाकी काबीना का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। बज़ाहिर ये इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियत के बायस मुलतवी किया गया, लेकिन जाहिर है कि पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी है उसकी मर्जी के बगैर हुकूमत के लिए कोई भी कदम उठाना मुमकिन नहीं। और CEC का इजलास अब भी जारी है जिसमें 27वीं तरमीम के हवाले से मजीद गौर किया जा रहा है ताकि पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम की हिमायत करने या ना करने का हतमी फैसला कर सके। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने अपने आज़रबाईजान के दौरे पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को साथ ले जाने की बजाय उन्हें मुल्क में ही रुकने का हुक्म दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इसहाक डार को 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर पीपल्स पार्टी से रब्ता करने का हुक्म दिया है। अब बात यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं होती। एक ऐसे वक्त में जब अहम कानून साजी के लिए हुकूमत को अपनी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात की ज़रूरत है, तो इस दौरान लीग पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में पावर शेयरिंग करने पर भी रजामंद हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए और इस हवाले से नून लीग की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने 30 अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हल्कों में तरक्याती फंड्स की हामी भर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ में पीपल्स पार्टी के MPs और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। अब ये तासुर उभर रहा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए अपने उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर उनको दूर कर रही है। और वाकिफ़ाने हाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के NFC अवार्ड में तरमीम पर साथ देने से इनकार के बाद हुकूमत के पास चंद ही ऑप्शंस बचते हैं कि या तो वो पीपल्स पार्टी को सियासी बुनियादों पर कायल करने की कोशिश करे या फिर वो NFC अवार्ड में तरमीम से दस्तबरदार होकर अदालती अमूर और आर्टिकल 243 से मुताल्लिक तरामीम मंजूर करा ले या फिर वो दूसरे ऑप्शन के तौर पर अपोजिशन अरकान को अपने साथ मिलाकर तमाम तरामीम की मंजूरी करा सकती है, जो बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देता है। और इस वक्त नंबर गेम देखें तो आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को दोनों ऐवानों में 2 तिहाई दरकार है। कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 64 अरकान की हिमायत ज़रूरी है। इस वक्त हुकूमत को कौमी असम्बली में 237 अरकान की हिमायत हासिल है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के 74 अरकान हिमायत ना करें तो हुकूमत को तरमीम मंजूर कराने के लिए अपोजिशन के 61 अरकान की हिमायत दरकार होगी, जो बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। अपोजिशन जमातों में JUIFA के 10 और आज़ाद अरकान की तादाद 7 है। अगर हुकूमत JUIFA की हिमायत हासिल कर भी ले तो भी उसे मजीद 51 अरकान की हिमायत दरकार होगी, जबकि सेनेट में पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात है जिसके अरकान की तादाद 26 है। हुकूमत को इस वक्त सेनेट में 35 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि आईनी तरमीम के लिए 64 वोट दरकार है। यानी पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए मजीद 29 वोट दरकार है। ऐसे में हुकूमत को JUIFA के 7 और PTI के 14 सेनेटर्स की हिमायत दरकार होगी, लेकिन PTI की हिमायत हासिल करना बज़ाहिर मुमकिन नहीं है। हत्ता कि अगर JUIFA भी हिमायत कर दे तो भी आईनी तरमीम की मंजूरी के इम्कानात मादूम है। यानी कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मंजूर होना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। बहरहाल इस तरमीम पर सियासी जोड़ तोड़ तेज़ हो रहा है। PTI ने भी तमाम सियासी जमातों से मुलाकातों का फैसला किया है। PTI ने पीपल्स पार्टी के साथ भी रब्ता करने का फैसला कर लिया। जुनैद अकबर समेत दीगर सीनियर क़यादत पर मुश्तमिल वफ़द पीपल्स पार्टी से रब्ता करेगा और ये वफ़द पीपल्स पार्टी को तरमीम के हक़ में वोट ना देने पर कायल करेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ का इस हवाले से भी तजाद उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि असद कैसर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर लेन देन करके मुकमुका के चक्कर में है। दूसरी जानिब आज मौलाना फजल रहमान कराची में सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे और मुमकिन आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और आज JUIFA भी पार्लिमानी कमेटी इजलास में आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल
उसमें किया गया। और इस इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कोई चीज़ सामने आएगी तो बात करेंगे, जिन चीज़ों से हुकूमत दस्ती उन्हें दोबारा तरमीम में शामिल करना दुरुस्त नहीं। उनकी जुज़ियात पर तो बहस नहीं कर सकते, कोई चीज़ सामने आएगी तो उसके बाद फिर उसकी जुज़ियात पर भी हम बात कर सकेंगे। कुछ चीज़ें हमने उसूली तौर पर तय की हैं। सबसे पहली बात यह है कि 26वीं तरमीम में हुकूमत जहां 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी, जिन शिकों से वो दस्तबरदार हुई थी, अगर उन्हीं शिकों में से कोई चीज़ 27वीं तरमीम में आकर पास की जाती है तो हम इसको पार्लियामेंट की भी तौहीन समझते हैं, इसको हम आइन की भी तौहीन समझते हैं। इस सब के बावजूद हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि 27वीं आईनी तरमीम तो बाहर सूरत मंजूर होगी। अब हुकूमत ने अदालती मामलात में भी तरमीम की तजवीज़ दी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला किया गया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 7 जजेस होंगे। और इस हवाले से सरकारी ज़राए का कहना है कि यह मुल्क के अदालती ढांचे में इस्लाहात की जानिब एक बड़ा कदम होगा। बाखबर ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के क़याम का सबसे पहले ख्याल मिसाक़ जमहूरियत में पेश किया गया था, जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 2006 में दस्तखत किए थे। ये तजवीज़ एक मरतबा फिर वसीतर आईनी इस्लाहाती पैकेज के हिस्से के तौर पर बहाल की गई है और इस पर इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मुजव्वज़ा प्लान के मुताबिक आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। ये हद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से 3 साल ज़ायद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 बरस की उम्र को पहुंचकर रिटायर होते हैं। और ज़राए के मुताबिक ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि जस्टिस अमीरुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। ये अदालत सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगेगी, इसकी जाए वक़ुआ के हवाले से 2 ऑप्शंस पर बात हो रही है। एक तजवीज़ यह है कि अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में होगी और ऐसा होने की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपनी पुरानी जगह यानी सेक्टर G9 में मुंतकिल किया जाएगा, जबकि दूसरे ऑप्शन के इम्कानात ज़्यादा है, जिसके तहत आईनी अदालत फेडरल शरीयत कोर्ट की इमारत में कायम की जाएगी। इस सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी सर्विस ट्राइब्यूनल को इस इमारत की पहली मंजिल पर मुंतकिल किया जाएगा। और ज़राए का कहना है कि आईनी इस्लाहात के और आईनी अदालत के 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीरुद्दीन खान मुतवक्के तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। मजीद ये कि बाज़ हाई कोर्ट्स के जजेस को नई अदालत में तकर्री के लिए ज़ेर गौर लाया जा रहा है। और हुक्काम के मुताबिक मुजव्वज़ा आईनी अदालत सिर्फ आईनी मामलात से निपटेगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम होगा और आईनी तनाज़ात के तेज़ तर फैसले मुमकिन होंगे। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह इस पे अपनी मीटिंग बुलाए हुए है। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। ऑपोजिशन पार्टीज इल्ज़ामात लगा रही हैं कि वो चीज़ जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं हो सकी वो 27 में करने की कोशिश की जा रही है। अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार है, हमें ज्वाइन किए हुए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब्दुल्ला गुल साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, 27वीं आईनी तरमीम वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है और यूँ लगा कि जैसे हुकूमत चट मंगनी पट ब्याह चाहती है कि फौरी तौर पर वफाकी काबीना की मीटिंग बुला ली गई, मंजूरी लेने के बाद इसको पार्लियामान में लेक किया जाना था। लेकिन ज़ाहिर है गुज़श्ता रात जो CEC के इब्तदाई इजलास के बाद बिलावल साहब ने प्रेशर दिया, उसमें तो उन्होंने 2 टोक अंदाज में कह दिया कि आर्टिकल 243 के अलावा शायद ही कोई है। और ज़ाहिर है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आईनी कोर्ट की बात हुई थी, तो उस पर डेलिब्रेशंस हो रही है अभी भी CEC मीटिंग में। उसके अलावा किसी ऑप्शंस को काबिल कबूल नहीं समझते। वो समझते हैं कि 18th अमेंडमेंट को किसी सूरत रोल बैक नहीं होना चाहिए। तो गुज़श्ता रात जो पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टांस आया है वो गैर मुतवक्के था हुकूमत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहां तक सियासत की बात है, आपको पता है सियासत जो होती है वो गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज होती है। और इसके अंदर हमने यही देखा है कि पहली बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा जो सुकम है वो ये है कि जिस तरीके से पार्लियामान के अंदर बहस होनी चाहिए वो नहीं हुई। आखिर क्या पर्दादारी है। और आपको याद होगा जब 26वीं आईनी तरमीम का हुआ था तो गालिबन आप ही के शो में मैंने कहा था कि 27वीं भी आएगी और फिर 28वीं भी आएगी। तो ये में जो है वो पहली दफा नहीं आ रही। नंबर 1, ये अगर 27 तक पहुंच रही हैं तो इसका मतलब है कि आइंदा भी होंगी और माजी में भी होती रही हैं। असल मसला जो है वो इसके अंदर ये है कि इसमें गिव एंड टेक कितना है। आप देख लीजिए, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मौजूद है, वहां बलूचिस्तान में मौजूद है, उनकी हुकूमत है, और फिर वो एक हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। जाहिर है यहाँ एक बहुत बड़ा इनके पास हुकूमत के पास ट्रम्प कार्ड मौजूद है, वफाक के पास, और साथ ही साथ जो है जो एग्जेक्टिव पोजीशंस हैं, जो कि आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, वो भी इस टाइम पे पीपल्स पार्टी के पास है। तो इज पीपल पार्टी विलिंग टू फॉरगो एवरीथिंग लाइक दिस? इट इज नॉट पॉसिबल अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। जहां उनको मालूम है कि ऑपोजिशन जो है, जैसे ही उन्होंने कहीं पीपल्स पार्टी ने जो है उनके लिए जगह छोड़ी तो ऑपोजिशन जो है वो गैप फिल कर लेगी। इसलिए पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस टाइम पे जो पीपल्स पार्टी के लिए जो है यकीनन वो 18th अमेंडमेंट की बात हो रही है,
है, लेकिन हुकूमत दूसरी जानिब हेल बेंट अपॉन है कि वो भी 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है वो खत्म करे। अभी जो एनएफसी का आपने जिक्र किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनएफसी का अवार्ड जो है वो हर जो है 5 साल के बाद गालिबन जो है वो आता है, डिस्कस होता है, और उसमें हर बार सूबे का शेयर जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। और 2010 के बाद ये एनएफसी का नहीं हुआ और तकरीबन 1464 करोड़ जो है वो उस टाइम पे इसके पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि वो एनएफसी के अंदर जो शेयर की बातें हैं, तो पहली बात यह है कि आपस के स्कर्मिशेस की वजह से। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, ये ठीक है, एनएफसी के ऊपर जाहिर एक प्रिंसिपल पोजीशन ली हुई है पीपल्स पार्टी। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, हुकूमत ने ताश के पत्ते अपने सीने से लगाए हुए थे, हुकूमती वज़रा से पूछा जा रहा था 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई प्लान है, किसी जगह पर कोई कंसर्न क्वार्टर्स में कोई बात हो रही है, तो वो कहते थे नहीं 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसी कोई बात नहीं है, हवा बनाया हुआ है। अचानक से ऐसा क्या हुआ, हालात क्यों इतने कंड्यूसिव समझे जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अचानक से आ भी गई, यानी आने पार्लियामान में तो ले नहीं हुई है, लेकिन जाहिर है इसीलिए वफाकी काबीना का इजलास भी, सेनेट इजलास भी बुलाया गया है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो अचानक से हुआ क्या है सर, हालात इतने कंड्यूसिव हो गए क्या हुकूमत के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में कि वो जल्दी जल्दी ये सारा काम समेटना चाहते हैं, दे वांट टू परफॉर्म बेटर देन बिफोर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता। ये जो सियासत होती है इसमें जाहिर है गिव एंड टेक होती है, और जिस दिन 26th अमेंडमेंट हुई थी उसी के अंदर बहुत सारे सुकम थे, और ये चाहते थे क्योंकि उस टाइम पे इनको 26th अमेंडमेंट जो है अप्रूव कराने का प्रेशर था और हुकूमत के ऊपर दबाव था अंदर से अपने ही लोगों की जानिब से कि जनाब हमारी इज्जत का मामला बन गया है, इसलिए 26th अमेंडमेंट जो है, आपको याद है मौलाना फजल रहमान के घर में मेला लगा हुआ था, ऑपोजिशन भी जा रही थी, हुकूमत भी जा रही थी, हर कोई वहां मौलाना के घर में जो है वो बैठा हुआ था, और फाइनली मौलाना को राम कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जो है वो 27th अमेंडमेंट के जरिए वो चीजें जो उसके अंदर नई हुकूमत कर सकी थी, अब वो जो है वो चाहती है। अब जो आईनी बेंच की बात आप कर रहे हैं, देखिए आईनी बेंच जो है वो यकीनन जरूर मौजूद होना चाहिए, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि कॉमन मैन को जो तकालीफ है, क्या उसका किसी ने अजाले की बात कही है? क्या वहां उन लोगों के हवाले से कोई बातचीत हो रही है कि वो जो ये बात आपकी ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो एक और सादा सा सवाल पूछ लूं मैं। जी सर, ये बेनिफिशियरी कौन है इसका, ये जो कुछ हो रहा है और होने जा रहा है, वो इज गोइंग टू बी द बेनिफिशियरी सर? बेनिफिशियरी इज गोइंग टू बी द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेसिकली, जो मेरे ख्याल में, और जो वो इसको जितने भी लूप होल्स हैं असल में उनको वो बंद करना चाहते हैं, दे वांट टू प्लग इन ऑल द होल्स। लेकिन ये जब ज्यादा इस लेवल के ऊपर जाएंगे तो प्रोबेबली द वॉल इज गोइंग टू कोलैप्स, वो पूरी दीवार गिर सकती है। इसलिए ये एक बड़ा ही मेरे ख्याल में कैलकुलेटेड फैसला होना चाहिए, और हुकूमत का है भी मेरे ख्याल में। लेकिन आप देख लें कि इसकी सेंसिटिविटी इतनी है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्केड्यूल दौरे के ऊपर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा को नहीं लेके गए। इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यही अफसोस की बात है कि अवाम को पता भी नहीं चलता कि अवाम को कितने में बेचा गया है। और ये चीजें जो हैं ये पार्लियामेंट के अंदर ओपनली डिस्कस होना चाहिए है, मीडिया को पता होना चाहिए। अब आपने जैसे कहा खुद ही कि क्यों पत्ते जो है वो छुपा के बैठे हुए थे, भाई क्लियर कट बता दें आप। ये इस किस्म की जो सियासत के अंदर आप जो एक डार्क साइड रखते हैं, इससे जो है वो तजस्सुस बढ़ता है, इससे बहुत सारे लोगों के आईब्रोज आर बीइंग रेज्ड। इन चीजों को मेरे ख्याल में खत्म होना चाहिए। लेकिन बहरहाल क्लैरिटी जो है वो बड़ी जरूरी है, लेकिन अभी तक हुकूमत का जो विजन है उसमें क्लैरिटी नजर नहीं आती। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, अगर ये 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाती है, रिक्वायर्ड नंबर भी जैसे हुकूमत कॉन्फिडेंट है पूरे हो जाते हैं, और जितना एतमाद उनका है वो तो इससे पहले भी ऐसे ही होता था, नंबर पूरे हो ही जाते थे सर बाय एनी मींस, तो अब इसके बाद क्या स्टेटस को लेजिटिमेसी मिल जाएगी, लेजिटिमाइज हो जाएगा सर? जी बिल्कुल हो जाएगा, स्टेटस को जो है वो लेजिटिमाइज हो जाएगा और हर चीज जो हम चाहते हैं वो हो जाएगी। आइन जो है बेशक वो अपनी हैसियत में नहीं रहा, अभी वैसे भी आप देख लें 26th अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो आइन जो है ओरिजिनली वो कहाँ खड़ा हुआ है। दूसरी जानिब हुकूमत तो करेगी, ये तो बिल्कुल इट्स रिटन ऑन द वॉल, ये तो, और ऑपोजिशन इसको नहीं रोकेगी। जो इस टाइम पे पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन की बात बता रही है, दे आर नॉट विलिंग टू सैक्रिफाइस देयर गवर्नमेंट्स इन सिंध और बलूचिस्तान एंड प्रोबेबल गवर्नमेंट इन AJK। तो और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स जिसमें गवर्नर हैं, जिसके अंदर जो है चेयरमैन सेनेट है, जिसके अंदर जो है वो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो इसको सैक्रिफाइस नहीं करना। और इसमें एक और बड़ा जो पॉइंट है वो बड़ी
बात है। आप ये देखिए कि हमेशा बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस टाइम पे उनको कॉर्नर कर दिया गया, उनको कोई अपॉइंटमेंट उनके पास नहीं है। और आपको याद है कि माजी में उन्होंने जो है सिंध गवर्नमेंट को भी बड़े आड़े हाथों लिया और उसकी वो जो कारकर्दगी थे उससे वो गैर मुतमईन थे। तो बिलावल साहब भी जो है वो ही वांट्स टू बी वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में उसके लिए, और मेरे ख्याल में चंद पीपल्स पार्टी की अपनी जो एक प्रिंसिपल स्टांस है वो अपनी जगह, लेकिन इसके अंदर जो बातें आ रही हैं जिसके अंदर जाहिर है डुअल नेशनलिटी और दीगर चीजों के मुतालिक मेरे ख्याल में ये इस टाइम पे अननेसेसरली जो है वो कई चीजों को मेरे ख्याल में वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन सच क्राइसिस, क्योंकि अगर ये हुआ तो फिर आपका जो डायस्पोरा बाहर बैठा हुआ है, एक्सपैट्स बैठे हुए हैं, वो आपके साथ बहुत ज्यादा जो है वो पहले ही दुखी हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो मजीद दुखी हो जाए। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब ने मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राजा साहब, आज वफाकी काबीना का इजलास था, वो इजलास मुलतवी हो गया, फिर लाइकली ईवान में बिल ले किया जाना था वो भी नहीं हो सका। क्या ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता रोज़ जो CEC मीटिंग है उसके बाद के प्रेशर के बाद फैसला किया गया, हंगामी फैसला हुआ, पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं हो रही? देखें, एक तो पहली बात तो यह है कि राज़ी ना होने और राज़ी होने के अभी तक कोई मरहला इसलिए नहीं आया कि अभी तक इन सारे निकात पे गुफ्तगू हो रही है, और इन निकात जो हैं जो उन मसाइल की रोशनी में कि जो फेस करने पड़ रहे थे मुख्तलिफ सेक्टर्स को, वो उनकी जो है अभी डिस्कशन है। अभी कोई ऐसी ड्राफ्ट बना नहीं है कि जिस पे राजी हो। और प्राइम मिनिस्टर साहब, राजा साहब आप ये कहते हैं कि ड्राफ्ट है कोई नहीं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी विदाउट ड्राफ्ट मीटिंग कर रही है सर। आप तो बहुत अरसे से यही कहते रहे कि 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसा कोई प्लान है ही नहीं। गुजारिश कर रहा हूँ जी, देखें, एक होता है ड्राफ्ट कहीं जहां पर वो कॉमा फुल स्टॉप के साथ, एक इश्यूज होते हैं, मसलन ये फेडरल गवर्नमेंट की जो माली हालात हैं और खुसूसन 18वीं तरमीम के बाद ये एक इशू सबके सामने है। आईनी अदालतों का जो मामला है वो ऑलरेडी एजेंडा पे था, पीपल्स पार्टी के भी मंशूर पे है और मुस्लिम लीग नून के भी। इसी तरह जो मैजिस्ट्रेसी एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स का जो कॉन्सेप्ट, जिसमें कि अब पिछले कुछ अरसे से पुलिस मतून होती रही हमेशा यूज़ ऑफ फोर्स पे, पहले एक डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, शेयरिंग, कि जब तक लाठी चार्ज, इवन टीयर गैस। देखिए राजा साहब, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, मैं तो मेरा सिंपल सा सवाल सर ये है कि ये इशू सामने सर मेरा सवाल ये है कि वफाकी काबीना इजलास में कोई ड्राफ्ट होना था तो मंजूरी लेनी थी ना सर? जी बिल्कुल, अगर वफाकी काबीना का इजलास होता और वफाकी काबीना का इजलास चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बैरून मुल्क जाना था तो इस वजह से वो महल कल के लिए या परसों के लिए वो हो जाएगा। तो इसमें कोई असल इश्यूज तो यह है कि हुकूमत डिटरमिन्ड है कि जितने हमारी इत्तेहादी जमातें और जो इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी ऑन बोर्ड लिया गया है, उन्हें उन तक भी ये सारे नुकात शेयर हुए हैं और आप सबकी मुशावरत से उसकी नोक पलक दुरुस्त की जाएगी। और कोई जल्दी नहीं है, अगले हफ्ते भी हो सकता है, उससे अगले हफ्ते भी हो सकता है। ये एहसास हुकूमत को आज हुआ है कि कोई जल्दी नहीं? जी बिल्कुल, जो है हुकूमत को इस चीज का एहसास भी है। और जो जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी ताल्लुक है, उन्होंने भी कहा है कि इस पे गुफ्तगू जारी रहेगी। जो चीजें उन्होंने एक्सेप्टेंस की बात की उनकी तो कह दिया, और ये बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट है। यही जमहूरियत होती है कि आप किसी के सामने रखते हैं और इख्तलाफ राय होता है। इससे तो कम से कम उस चीज की तो नफी हो गई कि ये ड्राफ्ट कहीं से आया था और वो तो माना जाना था और वो मिनोअन होना था, वो सारी चीजों की तो नफी हो गई। नहीं देखिए मौलाना आज ये कह रहे हैं कि हमें मुसव्वदा शेयर ही नहीं किया गया, हमें कुछ दिखाएं तो सही। पीपल्स पार्टी के साथ शेयर हो गया, मौलाना के साथ शेयर नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हैं मौलाना को भी ऑन बोर्ड लेंगे, तो कब लेंगे सर? मतलब ये मेरा सवाल ये है कि ये बाला स्टेक होल्डर से आप उसको कैबिनेट से अप्रूव करा के पार्लियामान में ले करने का इरादा क्यों रखते हैं? इतना सीने से क्यों लगाया हुआ है इस ड्राफ्ट को?
देखें, कैबिनेट से बहुत पहले जो है वो अपनी जो हमारी जमात है, इत्तेहादी जमात है, MQM है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनसे ये सारे निकात डिस्कस हुए और हाईएस्ट लेवल पे हुए। और बिलावल भुट्टो साहब की जो मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, इसी तरह मुत्तहिदा के वफूद, ANP के लोगों से मुज़ाकरात, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कोई उनके सामने यही पॉइंट्स रखे गए, यही चीज़ें रखी गई, और अगर उन पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो जाती है तो वो पास हो जाएगा, अगर नहीं होती तो नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम की मिसाल सामने है कि उस वक्त तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेने के लिए और इनके मुतालबे पे उस वक्त भी कोई 43 या 42 निकात थे जिनको जो है वो चेंज किया गया। जी वही तो मौलाना कह रहे हैं कि वो 34 अमेंडमेंट्स थी जो उस वक्त नहीं हो सकी थी, अब उनको 27 के अंदर मंजूर कराना नागुज़ीर समझा जा रहा है कि जो उस वक्त हमने रिजेक्ट कर दी थी उसको हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के अंदर लाना चाहती, इनकॉर्पोरेट करना चाहती। जी आपको अगर याद होगा तो उस वक्त भी मौलाना साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को रिजेक्ट इस बुनियाद पे नहीं किया था कि वो खुद उसके मुखालिफ थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम ब्रॉडर कंसेंसस के लिए, चूंकि तहरीक इंसाफ का मुतालबा यह है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तक राजी हैं, तो उस वक्त भी उनको ऑन बोर्ड लेने के लिए और मौलाना साहब का जो किरदार था वो ज्यादा उसको वसी तर बनाने के लिए उनका इनपुट था। तो राय साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, इस पे कंसेंसस है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो भी रेफर करते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को कि उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात थी। तो गुज़श्ता रात बिलावल साहब की जो गुफ्तगू सामने आई उससे तो लगता यही है कि इस पे पीपल्स पार्टी इज वेरी मच ऑन बोर्ड, इन कंसेंसस इज देयर। जी वो तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है ना जी, उनके तो बुनियादी निकात का हिस्सा है, और आज से नहीं है, वो एक रबा सदी हो गई है उस बात को 23-24 बरस हो चुके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम का, और उससे PMLN भी इन एग्रीमेंट थी। और न सिर्फ सियासी जमातें बल्कि आप देखें कि जो बार के नुमाइंदगान हैं वो भी इससे, उनको इन प्रिंसिपल इससे कोई इख्तलाफ नहीं था। अब ये तो कहीं ना कहीं जब कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो उसको फिर कहा जाता है कि जी इसका ये इसलिए किया जा रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ वो तलाश किया जाना, वो अलग बात है। लेकिन ये पिछले 25 बरस से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर मिसाके जमहूरियत के बाद PMLN का और कुछ और जमातों ने भी जो उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किए थे, ऑब्वियसली वो भी उसके हामी हैं। अच्छा राजा साहब, 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने का जो तासुर पीपल्स पार्टी दे रही है और उसको रिजेक्ट कर रही है कि ऐसा नहीं करने देंगे, तो ये ख्याल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एट दिस पॉइंट इन टाइम क्यों आया? ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो मुजवजा अमेंडमेंट है इसमें कोई 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है, ये एक बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट है। देखें जो 18th अमेंडमेंट थी ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा और बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था, और उस वक्त भी जब ये पास हुई थी तो उस वक्त भी बहुत से हल्के ये बात कर रहे थे कि ये एक लीप इन द फ्यूचर है कि जो शायद अभी उसका वक्त नहीं आया, और बाद के हालात ने उस चीज़ को साबित किया कि बहुत सी चीज़ें, मसलन हायर एजुकेशन का अगर आप इशू देख लें कि स्कूल एजुकेशन की हद तक तो ठीक था, लेकिन हायर एजुकेशन में हमारा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमारा जो एक कोऑर्डिनेशन थी वो बुरी तरह मुतासर हुई। यूनिवर्सिटीज़ की परफॉर्मेंस, और आज भी मरकजी हुकूमत जो है वो सूबाई यूनिवर्सिटियों के उनकी जो ग्रांट्स की मेजर सोर्स है, वो फिर भी हायर एजुकेशन पंजाब या सिंध या KP नहीं बल्कि फेडरल हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो उनको फंडिंग आज भी करता है। तो इस किस्म के मसाइल थे। निसाब का मसला उस वक्त भी डिस्कस हुआ था कि ये एक जैसा होना चाहिए, यकसा होना चाहिए, यानी कि लफ्ज होना चाहिए, लेकिन इन प्रिंसिपल उसके जो ब्रॉडर आउटलाइंस हैं वो एक होनी चाहिए। इस किस्म के मामलात उस वक्त भी थे और आज भी उन्हीं पे डिस्कशन हो रही है, और जहां जहां पे इत्तेफाक राय होगा वो हो जाएगा, जो नहीं होगा उसको फिर कहीं फ्यूचर के लिए। राजा साहब, अभी पंचिंग बैग तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनी हुई है, क्योंकि ये बज़ाहिर यही लग रहा है कि नून लीग के जहन की इख्तरा है, वो चाहती है कि अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और फिर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको नहीं लगता ये आइडिया अगर बैकफायर करेगा तो नुकसान आपको होगा? जी, जो इनकम्बेंसी होती है हुकूमत की उसका एक वजन होता है, ये माजी में मुस्तकबिल में एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है। तो पंचिंग बैग जब हुकूमत किसी चीज़ को लीड करती है तो उसे
बनना पड़ता है। यानी आप देखें कि कोई वो वाले मामलात, अगर वो बारिश ज्यादा हो जाती है या किसी जगह बर्फ ज्यादा हो जाती है या कुछ, तो उसकी भी ऑब्वियसली जो हरारत है और हिद्दत है वो हुकूमत को बर्दाश्त करनी होती है। ये लॉ है, एक पॉलिटिकल लॉ भी है पाकिस्तान का बिलखुसूस, और वैसे भी लॉ ऑफ नेचर है कि आर यू रेडी टू फेस द म्यूजिक इन लॉन्ग टर्म? जी जाहिर है, देखें जब अच्छे उस वक्त भी हमने ये म्यूजिक फेस किया जब हुकूमत संभाली, उस वक्त जब पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल उसके दहाने पे था कि जी डिफॉल्ट हो रहा है, उस वक्त भी हमारी जमात को वेरी वेल अंडरस्टूड पॉइंट था और पता था, ये नहीं था कि नहीं कि जी इसका पॉलिटिकल कॉस्ट है, उसकी हमें जो है अपना वोट बैंक जो है उसको बर्न करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए चूंकि मकासद ज्यादा वसी थे, ज्यादा ब्रॉडर थे, तो उसको भी जो है भारी पत्थर को चूमा। राजा साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। राजा कामरुल इस्लाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तुर्किया में एक और दौर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का जो इस्तांबुल और ज़ाहिर है दोहा की सालिसी के अंदर हो रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ तुर्किया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी मुज़ाकरात बज़ाहिर खित्ते में अमन की बहाली की एक अहम कोशिश है, लेकिन इस सफारती अमल के दौरान ही अफगान सरहद पर एक बार फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ने सवालात खड़े कर दिए। चमन बॉर्डर पर अफगान जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग के वाक़े ने न सिर्फ वक्ती तौर पर मुज़ाकराती अमल को मुतासर किया, बल्कि ये तासुर भी गहरा हो गया है कि कुछ अनासर दानिस्ता तौर पर अमन के इम्कानात को सबूताज करना चाहते हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इश्ताल अंगेज़ी का फौरी और मौसर जवाब दिया था। रद्द-ए-अमल इंतहाई ज़िम्मेदाराना और पेशा-वराना अंदाज में दिया गया ताकि सूरत हाल मज़ीद ना बिगड़े, और यही वजह है कि अफगानिस्तान की जानिब से इस इश्ताल अंगेज़ी के बाद भी दोनों ममालिक में अब भी जंग बंदी बरकरार है। और इस हवाले से वज़ारत इत्तलात की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है, पर्टिकुलरली फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन अता तारन ने अफगानिस्तान की जानिब से इस वाक़े से मुताल्लिक़ तमाम इल्ज़ामात को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि फायरिंग का आगाज़ अफगान समत से हुआ था और अब ये पहला मौका नहीं है कि मुज़ाकरात के दौरान बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ाई गई हो। माजी में भी जब भी दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद साजी की कोई कोशिश सामने आती है, कुछ ताकतें या गिरोह ऐसे वाक़यात के ज़रिए इस अमल को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अफगान हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि फ़ायरिंग पाकिस्तान की जानिब से की गई, लेकिन ये मौक़िफ़ ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कई बार शवाहिद के साथ ये वाज़ेह किया जा चुका है कि सरहद पार मौजूद दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तानी इलाके में कार्रवाइयाँ करते हैं और उन्हें अफगान सरजमीन पर पनागाहें मैसर है। इस तनाजुर में यह कहना गलत ना होगा कि अफगान हुकूमत या इसके अंदर मौजूद बाज़ शिद्दत पसंद अनासर दानिस्ता तौर पर ऐसी कार्रवाइयों के जरिए दो तरफा मुज़ाकराती फ़ज़ा को नुकसान पहुँचा रहे। ज़ाहिर है एक ऐसे वक्त में जब इस्तांबुल के अंदर दोनों फ़रीक़ैन बैठे हैं और दोनों फ़रीक़ैन के माबैन जो मीडिएशन है वो कतर की जानिब से और इस्तांबुल दोनों की तरफ से कोशिश की जा रही है और मुज़ाकरात का चौथा दौर चल रहा है। ऐसे में जो फैक्शंस विद इन द तालिबान है, जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के अंदर फैक्शंस हैं, जो दो ग्रुप्स बड़े विजिबल ग्रुप्स हैं, और एक जो रेजिस्टेंस के ऊपर बिलीव करता है वो चाहता है कि इसी तरीके से इश्ताल अंगेज़ी दोनों तरफ से जारी रहनी चाहिए, और दूसरा वो है जो क्रॉस द टेबल मामलात को हल करना चाहता है। दोनों की माबैन खलीज सारी सिचुएशन को कुछ लोग कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तब इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो चौथा दौर चल रहा है, क्या ये कोई नतीजा खेज साबित होता है। एक तरफ अफगानिस्तान है जिसके अपने स्टेक्स हैं, उसकी अपनी इकॉनमी हिट होती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर कशीदगी हो। ज़ाहिर है वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है और न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए बल्कि खत्ते के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कशीदगी ना आगे बढ़े, एस्केलेशन ना हो बल्कि डी एस्केलेट हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। डकी भाई और दीगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मुबैना रिश्वत लेने के केस में गिरफ्तार नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCI के 7 एहलकारों के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिन्होंने अब अपने सरकारी ओहदों से इस्तीफा दे दिया। और गुज़श्ता हफ्ते एंटी करप्शन सर्कल ने NCCI के 8 अफसरान के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। अब इनमें से 7 ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है और यही पहलू इस मामले का बुनियादी नुक्ता है कि आया ये इस्तीफा महज अखलाकी जिम्मेदारी के तहत दिया गया है या फिर कानूनी कार्रवाई से बचने की एक हिकमत अमली के तौर पर यह हरबा इस्तेमाल किया गया है। उमूमी तौर पर सरकारी इदारों में किसी भी मुलाजिम के खिलाफ करप्शन का इल्ज़ाम साबित होने या तहकीकात का आगाज़ होने पर मुलाजिम का ओहदा छोड़ देना एक ऐसा तरीका समझा जाता है जिसके ज़रिए वो तहकीकाती अमल से टेक्निकली कुछ फासले पर कुछ डिस्टेंस इख्तियार कर लेते हैं। सवाल यह कि आया NCCI के गिरफ्तार अफसरान ने खुद को कानूनी गिरफ्त से निकालने या इदारा जाती कार्रवाई में पेचीदगियाँ पैदा करने के लिए इस्तीफ़ा दिया। ये खदशा मौजूद है कि इस्तीफ़े के बाद महज
अब ये बाज़ सूरतों में अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई कमज़ोर पड़ सकती है, जबकि गैर जानिबदाराना तहकीकात जरूरी है कि वो सिर्फ मुकदमात में नहीं बल्कि इदारा जाती सतह पर भी जवाब दें। ताहम इस मामले में एक मस्बत पेशरफ्त ये है कि FIA समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे पहली मरतबा अपने ही निज़ाम के अंदर मौजूद कमज़ोरियों और बदउनवान किरदारों की निशानदही और कार्रवाई के अमल में अमली तौर पर मुतहरिक दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।